हाय एवरीवन, दिस इज प्रेम। एजुकेशनल हैक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं द बॉन्ड ऑफ लव। दिस इज चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम क्लास 9 बिहाइव बुक। टर्म 2 में आपका ये चैप्टर आ रहा है, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और बहुत ही मजेदार तरीके से हमने उसमें भी पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Paragraph number 9, out came his medical books and a favorite reference to index begin। अब देखो हुआ क्या था, फर्स्ट पार्ट के लास्ट में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो बेबी स्लॉथ बियर था ना, उसने जहर खा लिया था और उसका जो मालिक था यानी जो ऑथर है इस चैप्टर का, वो फटाक से उसको गाड़ी में भर के डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर को जैसे ही बताता है ना तो आउट केम हिज मेडिकल बुक्स। डॉक्टर अपनी मेडिकल बुक्स निकालता है, अपनी दवाइयों का जो किताब था वो निकालता है, एंड अ फेवरेट रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और फटाक से उसने उस बुक का इंडेक्स चेक करना शुरू कर दिया। फेवरिस का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से, फास्टली। ठीक है, उस डॉक्टर ने बहुत तेजी से इंडेक्स चेक करना शुरू कर दिया। रेफरेंस लेना का मतलब इंडेक्स से ढूंढने लगा कि भाई कहां है जहर खाने के बाद कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, वो ये ढूंढने लगता है डॉक्टर। व्हाट पॉइजन डिड यू से? डॉक्टर ऑथर से पूछता है कि सर आपने कौन से जहर का नाम बताया था? तुरंत ऑथर कहता है बैरियम कार्बोनेट। यस, बैरियम सॉल्ट्स। अब देखो ये ऑथर ना तुरंत इंडेक्स ढूंढता है तो वो बी ए ऐसे मतलब प्रोनाउंस करता है, बी कहां है, तो उसे मिलता है बैरियम सॉल्ट्स। वो कहता है यहां पर है। उसके बाद बैरियम कार्बोनेट भी उसे मिलता है। वो तुरंत देखता है कि भाई बैरियम कार्बोनेट को खाने के बाद क्या सिम्टम्स आते हैं। पैरालिसिस होने लगता है, जैसे ब्रूनो का पैर आधा अधमरा सा हो गया था, ऐसे लग रहा था ब्रूनो चल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट देखता है कि भाई इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो वो इंजेक्शंस ऑफ फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी डॉक्टर तुरंत देखता है कि कौन सी चीज की इंजेक्शन लगेगी। उसके बाद क्या करता है वो, जस्ट अ मिनट सर, वो ऑथर से कहता है सर बस 1 मिनट दीजिए, मैं अपना सिरिंज और दवाइयां लेकर आता हूं। और डैश बैक टू द कार। अब ऑथर और डॉक्टर दोनों फटाक से कार के पास जाते हैं। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। जो ब्रूनो था वो अभी भी लड़खड़ा के चल रहा था। कैसे चल रहा था? ऑन हिज स्टम्प्स। स्टम्प्स का मतलब जो उसका टूटा हुआ पैर था, टूटा तो नहीं था लेकिन पैरालिसिस की वजह से उसका पैर ऐसा लग रहा था टूट गया है। तो भाई अपने पैरों पर वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, वो लड़खड़ा रहा था, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली। और उस ब्रूनो को देखकर लग रहा था कि ये ब्रूनो ना बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है। ऐसा होता है ना, जहर खाने के बाद ऐसा लगता है इंसान की जान जा रही है। तो बस ब्रूनो को भी देखकर ऐसा ही लग रहा था कि ब्रूनो हल्का हल्का कमजोर हो रहा है, बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है। सम वोमिटिंग, कुछ उल्टियां भी कर रहा था ब्रूनो। हैवी ब्रीथिंग, बहुत तेज तेज से सांस ले रहा था, जैसे लग रहा था कि उसकी सांस पूरी नहीं हो रही थी। विथ हीविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ। हीविंग फ्लैंक्स का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से अप डाउन करना। हम सांस लेते हैं ना, बस ये वाला, इसको कहते हैं हम हीविंग फ्लैंक्स। ठीक है, तो ब्रूनो भी ऐसे ही सांस ले रहा था। एंड गैपिंग माउथ, और उसका जो मुंह था ना वो खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ब्रूनो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। आगे देखो क्या होता है। पैराग्राफ नंबर 10, होल्ड हिम एवरीबडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक। ब्रूनो स्क्वेल्स। डॉक्टर कहता है कि ब्रूनो को सब लोग पकड़ के रखो, और जैसे ही सबने पकड़ा ना, इन गोज द हाइपोडर्मिक। डॉक्टर ने अपनी लंबी सी सुई निकाली, वो जो जानवरों वाली सुई होती है। हाइपोडर्मिक किसे कहते हैं? अ लॉन्ग निडल यूज्ड टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। अगर हमें किसी को स्किन के अंदर इंजेक्शन देनी हो ना, तो वो लंबी सी सिरेंज होती है जिसको हम हाइपोडर्मिक कहते हैं। तो डॉक्टर ने ना ब्रूनो के अंदर हाइपोडर्मिक डाल दिया। ब्रूनो स्क्विल्स, जैसे ही इंजेक्शन गया ना तो ब्रूनो क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। ऐसे होता है ना किलकारी मारना जिसको हम कहते हैं। तो जैसे ही इंजेक्शन गया ना तो ब्रूनो को थोड़ा दर्द हुआ होगा, इसलिए ब्रूनो स्क्विल करने लगा। डॉक्टर ने पूरा 10 सीसी क्या है? ये अमाउंट ऑफ मेडिसिन है जो हम सिरेंज में भरते हैं। ठीक है, तो 10 सीसी उसने सिरेंज में पूरा ब्रूनो के अंदर डाल दिया। ऑफ द एंटीडोट enters his system without a drop being wasted। और उस डॉक्टर ने पूरी हाइपोडर्मिक में जो 10 सीसी दवाइयां थी, जो एंटीडोट था। एंटीडोट किसे कहते हैं? जो पॉइजन को तोड़ने के लिए होता है। ठीक है, डोट का मतलब पॉइजन होता है और एंटीडोट का मतलब क्या होता है? पॉइजन के इफेक्ट को रोकने के लिए जो दवाई यूज करते हैं उसको हम एंटीडोट कहते हैं। ठीक है, तो पूरा एंटीडोट डॉक्टर ने ब्रूनो के अंदर डाल दिया, विथआउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, और उसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा था।
10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज। 10 मिनट बाद डॉक्टर देखता है तो ब्रूनो की हालत लगभग बिल्कुल वैसे ही थी। अनदर 10 सीसी इंजेक्टेड। अब डॉक्टर दोबारा हाइपोडर्मिक निकालता है और फिर से 10 सीसी दवाइयां भर के ब्रूनो के अंदर इंजेक्ट कर देता है। 10 मिनट बाद क्या होता है? ब्रीदिंग लेस स्टोटर्स। अब जो ब्रूनो है उसकी सांस वापस आ रही थी, वो अब थोड़ा लेस स्टोटर्स। का मतलब क्या होता है? स्टोटर्स का मतलब होता है जब हम बहुत तेजी से सांस लेते हैं, ऐसा होता है ना, खर्राटे मारना जिसको हम कहते हैं। तो भाई ब्रूनो का सांस पूरा नहीं हो रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि ब्रूनो क्या कर रहा है? खर्राटे मार रहा है। अब जैसे जैसे ब्रूनो की सांस थोड़ी थोड़ी धीरे हो रही थी ना, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड एट। ब्रूनो जैसे जैसे ही डॉक्टर ने 10 सीसी दोबारा उसके अंदर डाली ना, तो उसकी सांस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, लेस स्टोटस होने लगी, मतलब थोड़ी थोड़ी कम आवाज आने लगी उसके सांसों से। ठीक है, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स। अब ब्रूनो अपने हाथ अपने पैर थोड़ा बहुत हिला पा रहा था। ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड एट, लेकिन अब भी वो पूरी तरीके से अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज अ ग्रेट फीड। और भाई 30 मिनट बाद ब्रूनो खड़ा होता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है और उसे देखकर लगता है कि वो अब ठीक है। ग्रेट फीड का मतलब उसको देखकर ऐसा लगता है कि ही इज ओके नाउ। ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुली। अब ये जो ब्रूनो है ना, जैसे ही 30 मिनट बाद खड़ा होता है अपने पैरों पर और बिल्कुल ठीक ठाक दिखने लगता है ना, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई वो हमें डिस्डेनफुली देख रहा है। डिस्डेनफुली का मतलब क्या होता है? जब आपको किसी चीज से कोई फर्क ना पड़े ना, तो उसको हम कहते हैं डिस्डेनफुली। ठीक है, तो ब्रूनो ऐसा दिखाना चाह रहा था कि अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा जहर से। ठीक है, जैसे वो कहना चाहता है कि व्हाट्स बैरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी। ब्रूनो ऐसे देख रहा था ना हमें, जैसे लग रहा था कि अब ब्रूनो को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रूनो हमें यह कहना चाहता था कि ये बैरियम कार्बोनेट क्या चीज है, मेरे जैसे बड़े से ब्लैक बियर के लिए ये बैरियम कार्बोनेट कुछ नहीं है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। अब ब्रूनो ठीक हो गया था, वापस ठीक हो गया था और वो अब खाने लगा था। पैराग्राफ नंबर 11। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites। दोबारा कुछ होता है इस स्लॉथ बियर के साथ, ब्रूनो के साथ दोबारा एक घटना घटती है। होता क्या है कि भाई नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, ये जो ऑथर था ना, इसने क्या किया था? विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टडबेकर। स्टडबेकर कार होती थी जो ब्रिटिशर्स यूज करते थे। ठीक है, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो उनके पास ज्यादातर ये स्टडबेकर कार ही होती थी। आप कोई भी मूवी देख लो, लगान देख लो, मंगल पांडे देख लो, आप कोई भी भगत सिंह देख लो, कोई भी मूवी देख लो, उसमें जो अंग्रेजों ने कार यूज करी है वो स्टडबेकर होता है। ठीक है, तो स्टडबेकर के टंकी में से, संप का मतलब क्या होता है? ऑयल टैंक। संप का मतलब क्या होता है? ऑयल टैंक। ठीक है, तो ऑथर ने ना अपने गाड़ी के तेल की टंकी से लगभग 1 गैलन पुराना इंजन ऑयल निकाला था और ब्रूनो ने उसको क्या कर लिया? पूरा पी लिया। एंड वॉज कीपिंग एज अ वीपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। ऑथर ने क्यों रखा था ये इंजन ऑयल? क्योंकि इनरोड्स ऑफ टर्माइट मतलब इस इंजन ऑयल का यूज करके वो टर्माइट्स यानी दीमक को भगाया करते थे। इनरोड्स का मतलब क्या होता है? जब दीमक घुसपैठी कर देते हैं या दीमक कहीं आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इनरोड्स। ठीक है, तो दीमक को भगाने के लिए ऑथर ने 1 गैलन इंजन ऑयल रखा था और उसी इंजन ऑयल को ये ब्रूनो पूरा पी जाता है। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट। उसने अचानक से पूरा लगभग 1 गैलन पूरा इंजन ऑयल पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर। लेकिन पीने के बाद भी ब्रूनो को ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। ऑथर कहता है व्हाटएवर मतलब कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे पता तो नहीं चला कि ब्रूनो को कुछ हुआ है। अच्छा हुआ कि ब्रूनो को कुछ हुआ नहीं। Paragraph number 12. The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. अब धीरे धीरे महीने बीतते गए और जो ब्रूनो था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब वो आया था ना तो वो काफी छोटा था, अब वो उस साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया है। He had equaled the Elastasians in height and had even आउटग्रोन देम। अब ये जो ब्रूनो था ना, अब ये ब्रूनो लगभग जो मेरे एलेस्टियन डॉग थे, ऑथर कहता है कि जो मेरे दोनों जर्मन शेफर्ड कुत्ते थे ना, उनकी हाइट का पहुंच गया था और यहां तक कि उनसे थोड़ा बहुत बड़ा ही हो गया था ये ब्रूनो। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल। लेकिन ब्रूनो अब भी
पहले की तरह एकदम प्यारा सा, एकदम थोड़ा सा नटखट सा और बिल्कुल खेल कूद के मूड में रहने वाला वही पहले वाला ब्रूनो था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और ब्रूनो हम सबसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया था, हम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, और इन सबसे कहीं ज्यादा ब्रूनो मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एंड सी लव्ड हिम टू, और ऑथर की पत्नी भी ब्रूनो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सी हैज चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। जो ऑथर की पत्नी थी ना, उन्होंने ब्रूनो का नाम चेंज करके बाबा रख दिया था। बाबा किसे कहते हैं? बाबा एक इंडियन वर्ड है। हम किसी भी छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं ना। तो हिंदुस्तानी वर्ड है जिसका मतलब एक छोटा बच्चा होता है। तो ऑथर की पत्नी ने ब्रूनो से उसका नाम चेंज करके बाबा रख दिया था, प्यार से रख दिया था, ठीक है। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, और ये जो बाबा था ना, ये कुछ कलाकारियां भी सीख गया था। कैसी कलाकारियां? Hey dear learners, you must be preparing for your final exams, and for this you too wanted to boost your preparation. Now for this you can opt Unacademy. There is an offer running till 28th of Feb. This offer is not only for CBSE students but also for all other boards. For CBSE students, there is an offer for class 10th and 12th. If you purchase an Unacademy Plus subscription for 3 months, you are going to get 1 month's extension बिल्कुल free of cost. तो इसके अलावा आप सीबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, आईएससी, आईसीएससी और तमिलनाडु बोर्ड से हो ना, तो आप अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर 12 महीने का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो या उससे ज्यादा का लेते हो तो 2 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अब भाई प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। लाइव क्लासेस दिए जाते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, और डाउट सेशन दिया जाता है आपको। ऑडियो फीचर के थ्रू रेज योर हैंड फीचर आपके पास है जिससे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। पीडीएफ नोट्स, लाइव क्विजेस एंड टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके बाद भाई आपको ना पूरा एक जो पूरा कंटेंट है सभी सब्जेक्ट्स का, वो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर दे दिया जाता है। तो अनअकैडमी प्लस तो बहुत बेनिफिशियल है। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मेरे कोड PREM का यूज करते हो तो आपको किसी भी परचेसिंग पर 10% लेस हो जाता है, याद रखना। बाय बाय एंड गो फॉर इट। At the command Baba Wrestle or Baba Box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. अब ये जो ब्रूनो था ना, ये कुछ कलाकारियां भी सीख गया था। जैसे ब्रूनो को अगर कहा जाए कि बाबा रेसल करना है या बाबा बॉक्स करना है ना, तो वो क्या करता था? विगोरियसली, बहुत ही जोशीले ढंग से, बहुत ही ज्यादा उत्तेजना में आ जाता था, बहुत ही ज्यादा तैयार हो जाता था। किस चीज के लिए? टैकल करने के लिए, संभालने के लिए। किसको संभालने के लिए? Who came forward for a rough and tumble, कोई भी उसके सामने आ जाए जो उससे रफ एंड टम्बल करना चाहता था। रफ एंड टम्बल किसको कहते हैं? फ्री फाइट। फ्री फाइट, जहां पर हम किसी को भी कहीं भी मार सकते हैं, उसको हम रफ एंड टम्बल कहते हैं, ठीक है। तो भाई जब इस ब्रूनो को कहा जाता था कि ब्रूनो रेसल करना है या बॉक्स करना है, तो वो तुरंत तैयार हो जाता था बॉक्सिंग के लिए, और कोई भी उसके सामने आता था फाइट करने के लिए, वो उसको टैकल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता था, उसको संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता था। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू। और ये जो ब्रूनो था ना, ये और भी बहुत कुछ करता था। इसे तुम छोटा सा डंडा दे दो, कोई भी स्टिक दे दो, और इससे कहो कि बाबा गन पकड़ो, तो ये क्या करता था? ये तुरंत स्टिक को पकड़ता था और तुम्हारी तरफ एकदम तान देता था। जैसे हम गन को क्या करते हैं? पॉइंट करते हैं ना किसी की तरफ, ऐसे गन को निकालता था वो, मतलब छोटे से लकड़ी को निकालता था और जैसे गन पकड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे पकड़ के तुम्हारी तरफ तान देता था। और भी ये बहुत कुछ करता था। जैसे इससे कहा जाता था कि बाबा बेबी कहां है, बच्चा कहां है, तो ये क्या करता था? इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल्ड, ये तुरंत क्या करता था? प्रोड्यूस्ड एंड cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. अच्छा, जब इस ब्रूनो को कहा जाता था कि ब्रूनो बेबी कहां है, तो ये क्या करता था? ये तुरंत स्टिक निकालता था और उसको क्रैडल करने लगता था। क्रैडल करना क्या कहते हैं? क्रैडल मतलब क्या होता है? जब हम पालने की तरह किसी को झुलाते हैं ना, बेबी को पालने में रखा जाता है, जब तुम उसको झुलाते हो तो उसको हम कहते हैं क्रैडल करना, ठीक है। तो जब ब्रूनो से कहा जाता था कि ब्रूनो बेबी कहां है, तो वो क्या करता था? वो तुरंत अपनी स्टिक निकालता था। उस स्टिक को उसने अपने बेड के नीचे छुपा के रखा था, तो वो तुरंत अपनी स्टिक को निकालता था और क्या करता था? उसको क्रैडल करने लगता था, यानी झुलाने लगता था बड़े ही प्यार से। A stump of wood which he had carefully
कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, वो जो लकड़ी का डंडा जो उसने अपने बेड के नीचे, स्ट्रॉ बेड किसको कहते हैं, जो भालू के सोने के लिए जो घास फूस का बेड बनाया जाता है उसको हम स्ट्रॉ बेड कहते हैं, ठीक है। तो जब भी ब्रूनो को कोई कहता था कि ब्रूनो बेबी कहां है, तो वो तुरंत अपने बेड के नीचे से एक डंडा इसने छुपा कर रखा था, उस डंडे को निकालता था और अपने हाथों में लेकर क्रैडल करने लगता था, मतलब ऐसे 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 घुमाने लगता था, झुलाने लगता था जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रेन पुअर ब्रूनो और बाबा had to be kept chained most of the time, लेकिन बहुत ही गलत होता था इस ब्रूनो के साथ। होता क्या था कि भाई जो टेनेंट्स के बच्चे थे, यानी ऑथर जिस बेंगलो में रहता था ना, वहां पे जितने किराएदार थे उनके बच्चों के कारण उनके बच्चे उस भालू से काफी डरते थे, इस वजह से बाबा को चेन से बांध कर रखना पड़ता था। ज्यादातर समय बाबा जो था ना वो चेन से बंधा होता था, हालांकि वो ऐसा कुछ करता नहीं था, फिर भी अब भालू है और बड़ा हो गया है तो भाई किराएदार अपने बच्चों को उससे बचाते थे, और ऐसा ना हो कि वो बच्चों को खा जाए या उन्हें मार दे, इसलिए ब्रूनो को चेन से बांध कर रखा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 13। देन माई सन आई एडवाइज्ड माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू गिव बाबा टू द जू एट माइसोर। अब भाई जब लोग ब्रूनो से धीरे धीरे डरने लगे, क्योंकि ब्रूनो काफी बड़ा हो गया था, कोई भरोसा नहीं था ना, भालू है, जानवर है, कुछ भी कर सकता है, मार सकता है, तो भाई ये सारी चीजें देखकर जो मेरा बेटा था, ऑथर कहता है कि जो मेरा बेटा था और मैंने भी अपनी पत्नी को ये सलाह दिया, ये एडवाइस दिया, और इसके साथ साथ जो मेरे फ्रेंड्स भी थे उन्होंने भी अब मेरी पत्नी को एडवाइस किया कि भाई तुम बाबा को ना जू में दे दो, यानी आप उसे किसी पिंजड़े में भरकर किसी चिड़ियाघर में भेज दो, जो कि माइसोर में था। माइसोर बैंगलोर से लगभग 140 किलोमीटर दूर था, ठीक है। तो भाई हम लोगों ने अपनी पत्नी को सलाह दिया कि आप अब वो टाइम आ गया है कि अब बाबा को पिंजड़े में भरकर चिड़ियाघर भेज दिया जाए माइसोर में, ठीक है। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रूनो था ना, ये धीरे धीरे काफी बड़ा हो रहा था और इसे घर पर रखना काफी मुश्किल हो रहा था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस सी एट लास्ट कंसेंटेड। और भाई वो तुरंत तो नहीं मानी, मेरी पत्नी काफी अटैच्ड थी ब्रूनो से और इसलिए वो मना कर देती थी कि नहीं नहीं ब्रूनो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कुछ हफ्ते बीते ना, तो हम लोगों ने बहुत सलाह दिया उसे और वो मान गई। कंसेंटेड का मतलब एग्रीड, वो ब्रूनो को जू में भेजने के लिए मान गई। हैस्टली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। अब ऑथर कहता है कि भाई मैंने जल्दी से, यहां तक कि मुझे लग रहा था कि जो मेरी पत्नी है ना वो अपना दिमाग बदल देगी और ब्रूनो को कहीं नहीं जाने देगी, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने तुरंत एक लेटर लिखा। किसको लिखा? क्यूरेटर ऑफ द जू, मतलब जो चिड़ियाघर जो माइसोर में था ना, वहां का जो इंचार्ज था, जो जू का देखभाल करता था, उसको हमने लेटर लिखा। और हमने लेटर में क्या लिखा कि डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन। हमने कहा कि भाई हमारे पास एक पालतू भालू है, क्या आप इसे अपने पास रखना चाहेंगे? तो उस तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ, द जू सेंट अ केज फ्रॉम माइसोर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 मील्स एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। अब भाई जू से जब रिप्लाई आया कि हाँ हाँ हम चाहते हैं आप भेजिए, तो जू वालों ने क्या किया, द जू सेंट अ केज, जू वालों ने एक लॉरी में भरकर, लॉरी किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि वो गाड़ी जिसमें पीछे काफी जगह होती है, जिसमें जानवरों को भर के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है ना। तो भाई जो चिड़ियाघर था माइसोर में, वहां से लॉरी में भरकर एक पिंजड़ा आया, एक बड़ा सा पिंजड़ा आया, और फिर क्या किया गया, अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, मतलब माइसोर से बैंगलोर लगभग कितना किलोमीटर था, 87 मील्स, 87 माइल्स। और 87 माइल्स को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये लगभग 140 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। तो लॉरी में भरकर जू वालों ने पिंजड़ा भेजा और फिर बाबा को हमने उस पिंजड़े में डालकर भेज दिया। पैक्ड ऑफ का मतलब सेंट, भेज दिया, ठीक है, जू में भेज दिया माइसोर के। पैराग्राफ नंबर 14, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। अब ऑथर कहता है कि भाई जैसे ही ब्रूनो चला गया, वहां माइसोर चला गया चिड़ियाघर में ना, तो हम उसे काफी मिस करते थे, हमें उसकी काफी याद आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने राहत की भी सांस ले ली थी। हमें एक वो था कि चलो ब्रूनो बड़ा हो रहा था, वो किसी को नुकसान पहुंचाता, इससे पहले हमने भेज दिया।
माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल। भाई हम लोगों ने तो संभाल लिया। ऑथर ने कहा कि हम लोग उसे मिस तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि चलो अच्छा हुआ चला गया, क्योंकि ब्रूनो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जो ऑथर की पत्नी थी ना, उसको मनाना काफी मुश्किल हो गया था। इनकंसोलेबल का मतलब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। सी वेप्ट एंड फ्रीटेड। जो ऑथर की पत्नी थी ना, वो रोती थी ब्रूनो के लिए। फ्रीटेड का मतलब तड़पती थी, वरीड, काफी चिंतित रहती थी, काफी नाखुश रहती थी। उसको लगता था कि मेरा ब्रूनो वापस आ जाए। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट अ थिंग। और जैसे ब्रूनो गया ना, तो ऑथर की जो पत्नी थी ना, वो कुछ दिनों तक तो खाने का एक भी अन्न अंदर नहीं लेके गई, मतलब कुछ भी नहीं खाती थी। देन सी रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। और फिर जब उससे रहा नहीं गया ना, जब ऑथर की पत्नी से रहा नहीं गया ना, तो वो लेटर्स लिखती थी। जो चिड़ियाघर का क्यूरेटर था, जो चिड़ियाघर का इंचार्ज था, उसको लेटर लिखती थी और पूछती थी कि बाबा कैसा है। और वहां से रिप्लाई आता था कि बढ़िया है बट फ्रीटिंग। लेकिन बाबा भी काफी वरीड, काफी चिंतित रहता था, काफी सैड रहता था, क्योंकि भाई अचानक इतना अटैचमेंट के बाद बाबा को चिड़ियाघर में भेज दिया गया, तो वो भी काफी तड़प रहा था अपनी मालकिन से मिलने के लिए, अपने घर वालों से मिलने के लिए। और यहां तक कि सी रिफ्यूजेस फूड टू, वो खाना भी खाने से मना कर देता था। पैराग्राफ नंबर 15। आफ्टर दैट friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along। और भाई जैसे जैसे दिन बीतता गया ना, तो जो भी ऑथर के फ्रेंड्स होते थे जो मैसूर जाते थे ना, हम उनसे विनती करते थे, हम उनसे बेग करते थे टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू। हम उनसे विनती करते थे कि भाई थोड़ा सा समय निकालकर चिड़ियाघर में चले जाया करो और देख लिया करो कि बाबा कैसे रह रहा है। गेटिंग अलोंग का मतलब हाउ ही वॉज लिविंग, कैसे वो जिंदा है या कैसे वो रह रहा है, वो ठीक ठाक तो है ना। ये ऑथर और इसकी पत्नी नहीं जा सकते थे ना, क्योंकि फिर से ब्रूनो उदास हो जाता। इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को बेग करते थे, उनसे विनती करते थे कि भाई आप जब भी मैसूर जाएं तो वहां के चिड़ियाघर में जरूर जाएं, ताकि आप बाबा को देखकर और हमें बताएं कि बाबा कैसे रह रहा है। They reported that she was well but looked very thin and sad। और जब ऑथर के फ्रेंड्स वापस आते थे ना, तो ऑथर को बताते थे कि भाई बाकी सब तो ठीक है, ब्रूनो ठीक ठाक है, उसकी तबीयत तो नहीं खराब है, लेकिन वो काफी पतला लग रहा है, काफी दुखी लगता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग। जो ऑथर के फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने जब चिड़ियाघर वालों से पूछा कि भाई ब्रूनो कैसा है, वो इतना पतला क्यों हो गया है, तो जो चिड़ियाघर के देखरेख करने वाले लोग थे, जो जानवरों का देखरेख करते थे ना, उन्होंने कहा कि ये जो ब्रूनो है ये काफी फ्रेटिंग करता है। फ्रेटिंग का मतलब क्या होता है? काफी चिंतित रहता है, काफी उदास रहता है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। ऑथर कहता है कि भाई 3 महीने तक मैंने जैसे तैसे अपनी पत्नी को रोक लिया। रिस्ट्रेन का मतलब मैंने अपनी पत्नी को रोक लिया कि भाई वो मैसूर ना जाए, क्योंकि ब्रूनो जब अगर उसे देखेगा तो शायद वो अनकंट्रोल हो जाए और शायद पहले से भी ज्यादा उदास हो जाए। Then she said one day I must see Baba, either you take me by car or I will go myself by bus or train। So I took her by car। और एक दिन ऐसा हुआ, लगभग 3 महीने बाद हुआ क्या कि मेरी पत्नी ने कहा कि मैं बाबा को देखने जरूर जाऊंगी, मुझे बहुत याद आ रही है। और वो इतना भी कहती है ऑथर से कि तुम मुझे कार से ले चलो तो ठीक है, अदरवाइज मैं बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। और इसलिए ऑथर को मजबूरी में अपनी पत्नी को कार में बिठाकर मैसूर ले जाना पड़ा, और वहां पर ब्रूनो को देखने वो दोनों पहुंचते हैं। क्या होता है आगे देखते हैं हम। पैराग्राफ नंबर 16। फ्रेंड्स हैड कंजेक्टर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। अब भाई जैसे हम लोग जू गए ना, जैसे हम चिड़ियाघर गए बाबा को देखने ना, तो हमारे दोस्तों ने कहा कि अब आप आसानी से जा सकते हो। कंजेक्टर्ड का मतलब क्या होता है? गेस करना, ठीक है। फॉर्म्ड एन ओपिनियन बाय गेसिंग। अगर हम गेस कर कर कोई फैसला लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कंजेक्टर्ड। तो भाई जो ऑथर के फ्रेंड्स थे और ऑथर की पत्नी के जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने गेस किया कि जो स्लॉथ बियर है, ये जो ब्रूनो है, अब इसकी पत्नी को नहीं पहचानेगा, अब आप आसानी से जाकर चिड़ियाघर उसे देख सकते हो। आई हैड थॉट सो टू। और ऑथर को भी ऐसा लगा था कि ब्रूनो इसकी पत्नी को नहीं पहचानेगा। बट व्हाइल शी वाज येट सम यार्ड्स, लेकिन इसकी पत्नी जैसे ही बाबा के पिजड़े के कुछ कदम पहले थी ना, बाबा ने इसे देख लिया। बाबा ने ऑथर की पत्नी को देख लिया और पहचान भी लिया।
ही हॉल्ड विथ हैप्पीनेस। बाबा चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, एकदम खुश हो गया था, वो खुशी से चिल्लाने लगा। सी रैन अप टू हिम, जैसे ही मेरी पत्नी ने बाबा को देखा ना, वो तुरंत भाग के गई। पेटेड हिम थ्रू द बार्स, जिस पिंजड़े में वो बंद था उस पिंजड़े के अंदर हाथ डाल के बाबा के सर पर मेरी पत्नी ने क्या किया, पेटेड किया। पेटेड का मतलब थपथपाया। और बाबा इतना खुश हो गया था ना कि ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, वो उल्टा यानी अपने सर पर खड़ा हो गया था। वो इतना ज्यादा खुश था, इतना ज्यादा डिलाइटेड हो गया था कि वो अपने सर पर खड़ा हो गया था। ठीक है, अब आगे क्या होता है इन दोनों के मिलन के बारे में हम इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में पढ़ेंगे। सो हाउ वाज द स्टोरी, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल आंसर एज आई कैन। सो टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं एक और पार्ट में इस पर्टिकुलर चैप्टर के। वो आखिरी पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, एंड जय हिंद।